राधे राधे दोस्तों, श्री मात्रे नमः। बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आपको समय से वीडियो में आपको मिल नहीं पाया। थोड़ा सा आप लोगों के काम में ही व्यस्त था। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, पिछले काफ़ी समय से आप लोगों ने यशवदी को बहुत प्रेम दिया। वो प्रेम जो है आप इंटरनेट के माध्यम से भी दिखाई देता है हमको कि बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आप लोगों के मिलते हैं और बहुत लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप वो जो कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है। तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सब माता की कृपा से हो रहा है, वो उनकी इच्छा है तो हम उसको कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा करने का मौका मिल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही चीज़ें ही लेकर के आएँ। वीडियो कम बनने का एक कारण ये भी होता है कि हम जो है ज़्यादातर उन चीज़ों के रिसर्च में, उनको ढूंढने में, उनके लिए चीज़ें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। इस वजह से भी वीडियो का कम होना होता है। तो आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ करके लोग परेशान हैं, लेकिन वो वीडियो, वो चीज़ें कोई बताने को तैयार नहीं है, ना फिर या तो उसका कोई ज्ञान उनको शायद कम है, या वो बताना नहीं चाहते हैं, या बस एक अंधेरे कमरे में तीर जलाने जैसी बात है। तो वो टॉपिक है अष्ट धातु। अब अष्ट धातु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए। अष्ट धातु की मूर्तियाँ, अष्ट धातु के बने यंत्र आपको मार्केट में हज़ारों की जगह पे या लाखों की जगह, मतलब लाखों की तादाद में जैसे दुकानदार होंगे कम से कम पूरे हिंदुस्तान भर में या दुनिया में, जो अष्ट धातु की मूर्तियाँ बहुत और अच्छे से आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, बड़े तरीके से, मतलब बहुतायत में अवेलेबल है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या मतलब अष्ट धातु चीज़ क्या है। दूसरा हम ये समझते हैं कि क्या अष्ट धातु, मतलब जो जो अष्ट धातु की बात कर रहे हैं क्या वो अष्ट धातु है भी। और नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि क्या जो अष्ट धातु है वो उस तरह से बना है जैसा वो बनना चाहिए, है ना। तो मैंने एक लिस्ट छोटी सी बनाई है। पहले मैं आपको अष्ट धातु के बारे में कुछ बेसिक ग्लिम्स दे देता हूँ। नाम से पता चल रहा है अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से मिलकर बनी एक धातु। तो उसके बनाने के कुछ मेथड्स हो सकते हैं। पहले तो ये भी जान लेते हैं कि अष्ट धातु के रूप में जो मुख्यतः मार्केट में उपलब्ध है वो क्या है। एक चीज़ है पीतल, जैसे हम ब्रास कहते हैं। बहुत सारे लोग उसको पंचधातु भी कहते हैं, जो कि देखा जाए तो गलत नहीं है, कई केसेस में सही भी होता है। तो पहले हम पंचधातु को समझते हैं, फिर हम अष्ट धातु की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा ब्रास, ब्रास एक एलॉय है। एलॉय यानी कि हिंदी में मिश्र धातु है। मिश्र धातु जो कई धातुओं से मिलकर के बनता है उसे हम मिश्र धातु की श्रेणी में डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रास, क्योंकि वो मिक्स धातु से मिलके बना है, मिक्स मेटल से मिलके बना है, एलॉय है, ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो आपको ब्रास मिलेगा उन सभी जगह पे कंपोजिशन सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रास को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन करा गया है। वो डिज़ाइनिंग कैसे, जैसे हम कुछ पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको कि ये सब क्यों हुआ है और फिर कैसे हुआ, उसके बारे में बात हम करेंगे। ब्रास के अंदर कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, कहीं कहीं लेड भी होता है, आयरन भी होता है, और भी कई सारे मेटल्स होते हैं। उन सारे मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए ब्रास को बनाया गया है। हम चाहते हैं कि ब्रास में गोल्ड जैसी चमक हो, तो हम उसमें उस कुछ मेटल हम उसमें इसलिए मिला रहे हैं कि चमक की वजह से, कुछ मेटल हम इसलिए मिला रहे हैं कि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो हम कुछ मेटल उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए डाल रहे हैं। कुछ हम इसलिए डाल रहे हैं कि उसका जो उसको हम मोल्ड कर सकें, किसी शेप में ढालना चाहें तो मोल्डिंग ईजी हो, कुछ इसके लिए डाल रहे हैं उस मेटल में। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए कुछ में हम इसलिए डाल रहे हैं कुछ चीज़ें, ताकि उसके जो तार बने वो जैसे लेंथ उसकी जो और ज़्यादा इलांगेशन कर सके, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ सके, इसके लिए भी हम डाल रहे हैं। तो देयर आर मैनी रीजंस जिसकी वजह से ब्रास को तैयार किया जाता है। जैसा जैसा पर्पस है वैसे वैसे पर्पस से या उस प्रोडक्ट को, सॉरी ब्रास को बनाया जाता है। तो क्योंकि उसके पर्पस डिफर हैं इसीलिए ब्रास की कंपोजिशन भी डिफर है। जैसे एप्लीकेशंस वैसे उसके बनाने के तरीके। अब ब्रास की हमने बात करी, ब्रास में जो इंटरमिक्सिंग होती है वो असमान अनुपात में होती है, मतलब एक फिक्स रेशियो नहीं होता है जो अलग अलग मेटल्स हैं उनका। उनमें से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि
जो मिक्सिंग हम लोग करते हैं उसमें, मिक्सिंग करने में हमने पर्पस डिसाइड कर लिया कि हमें क्या पर्पस से हमें मिक्सिंग करनी है, और उस मिक्सिंग के वेरिएशन की वजह से कुछ उसमें बदलाव भी होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी चमक, उसकी अपीयरेंस में फ़र्क आता है, कुछ उसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है। जितना ज़्यादा मेटल में प्योरिटी होगी, प्योरिटी का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक ब्रास का एक बहुत पुराना लोटा है, 20 साल पुराना है, तो उसके ऊपर बहुत सारी धूल भी है, बहुत सारी कुछ कोरोजन एक इफेक्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उसमें एक बहुत डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व हो गए हैं या कुछ और भी पार्टिकल उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, और मैंने बिना सोचे समझे उसको भट्टी में डाल दिया, तो वो इम्प्योरिटीज़ के साथ बना हुआ एक मेटल है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। लेकिन एक मेटल है प्योर, या हम उसे वर्जिन मेटल बोल रहे हैं। वर्जिन मेटल है जो पहली बार कोई चीज़ उससे कास्ट हो रही है, आज से पहले उसमें कभी कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है, ये वर्जिन है। और दूसरे वाला जो है वो एक रीयूज्ड है। तो जो रीयूज्ड है उसमें प्रोबेबिलिटी इम्प्योरिटीज़ की बहुत ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो मिक्स, वो एक जो है स्क्रैप से डेवलप हुआ है। स्क्रैप में हमारा कंट्रोल नहीं है, ना जाने कोई कोई व्यक्ति कैसे कैसे चीज़ों को स्क्रैप में यूज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। और अभी तक बहुत जगह पे इस तरह के सिस्टम है भी कम कि हम उस मेटल को प्योर कर सकें। तो जब भी स्क्रैप से कोई मेटल डेवलप होगा, जो मेटल का स्पेसिमेन डेवलप होगा, उसमें प्योरिटी 100% नहीं हो सकती। प्योरिटी 999 या 98%, 95 इतनी नहीं होगी, कम ही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्क्रैप से बना है। तो कमाल की बात यह है, जितने भी मेटल, ब्रास को, मेटल आप जैसे बात करें, ब्रास को हम यूज, अगर हम ब्रास को यूज़ करना चाहें किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं ब्रास को लेने के। कोई मैन्युफैक्चरर अगर ब्रास का यूज़ करना चाहता है तो देयर आर ओनली टू मेथड्स अवेलेबल। वैसे और भी मेथड्स हैं पर मेजर टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज, वो ब्रास की सिल्ली ले, एक सिल्ली रहती है, वो सिल्ली ले, जैसे आपने चांदी सोने के बार्स देखे होंगे छोटे छोटे, वो बड़े भी होते हैं, उनको इंगट बोला जाता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो इससे कोरिलेट करेंगे। तो कुछ हम उनसे इंगट ले सकते हैं, एक तरीका इंगट लेने का। दूसरा तरीका होता है स्क्रैप इकट्ठा करा जा सकता है। तो स्क्रैप खुद इकट्ठा ना भी करें, कुछ लोग होते हैं जो स्क्रैप उनके पास अवेलेबल होता है। जैसे आप मार्केट में कोई बर्तन दे के आए, तो वो बर्तन, पुराने बर्तन जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसे सारे बर्तन वाले जो हैं वो कहीं इकट्ठा करते हो, किसी को सेल करते होंगे, तो वो किसी के पास वो बहुत अच्छा एक बड़ा क्वांटिटी में वो चीज़ अवेलेबल होती है, तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो स्क्रैप आप ले सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, एक इंगट लेने का, मतलब मेजर जो तरीके हैं, दूसरा तरीका है आपका स्क्रैप लेने का। स्क्रैप सस्ता पड़ेगा, जाहिर सी बात है स्क्रैप सस्ता पड़ेगा, और जो इंगट है वो कंपैरेटिवली महंगा होता है। और इंगट में एक क्वालिटी की एश्योरिटी कंपैरेटिवली रह सकती है, कि क्योंकि उन्हें पता है कि एक जैसे मेटल से, हालांकि उसमें भी इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट यस, स्क्रैप से वो मच मच बेटर है। उसमें एक फिक्स ग्रेड लिखा होगा कि इसमें इतनी प्योरिटी है। हमने कहा ये 98% वाला है, ये 92% वाला है, और उसका हमने एक लॉट लिया है, सपोज 25, मतलब 25 टन का या 2 टन का या 1 टन का, तो उसमें एक जैसी उनमें ग्रेडिंग होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक जैसी क्वालिटी मिले। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम आते हैं। लेकिन जो स्क्रैप की बात है, स्क्रैप में तो आप क्वालिटी को लेकर के अश्योर नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सोर्स आपको क्लियर ही नहीं है, वो एक सोर्स से डेवलप ही नहीं हुआ है। 10 जगह से वो इकट्ठा करा माल और फिर उसको स्क्रैप कर लिया गया। अब समझते हैं कि स्क्रैप की हम बात क्यों कर रहे हैं, ये हम यंत्र की बात कर रहे हैं, स्क्रैप पे कहाँ से आ गए। जब वो स्क्रैप इकट्ठा होता है तो उसको सेल करते हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो स्क्रैप से मिला है, तो वो कम कॉस्ट में अवेलेबल होता है। जो लोग इस बात को, जिनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि पीतल ही तो है, तो वो लोग जनरली उसी का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो सस्ते में अवेलेबल है। तो जब मेटल सस्ता मिलेगा तो उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट, हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब कॉस्ट उसकी डिसाइड होती है तो उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपको कोई यंत्र भी अपने हाथ में लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझाना मेरे को ईजी हो जाए, डिस्कशन करना हमारा ईजी हो जाए। कमाल की बात है, मुझे कोई यंत्र अभी नहीं मिल रहा है। चलो हम इसको, इस प्रोडक्ट को समझते हैं। सपोज ये प्रोडक्ट है, तो अगर इसका रॉ मटेरियल सस्ता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कॉस्ट में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो पहला, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि यशवंती के यंत्राज ठीक है, लेकिन कॉस्ट में वो ज़्यादा क्यों है।
तो पहला रीज़न तो यही है कि हम स्क्रैप वाला मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। तो जो लोग करेंगे तो उनको ज़ाहिर सी बात है, उनको कम कॉस्ट में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। नंबर वन रीज़न। नंबर टू रीज़न है, स्क्रैप ना यूज़ करने का एक रीज़न भी होता है। मतलब अगर हम नहीं करते तो उसका एक और रीज़न भी है। एक रीज़न तो एनर्जी है कि ना जाने स्क्रैप किस किस तरह से डेवलप हुआ होगा, उसमें हर तरह की एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। हम इस चीज़ को बिलीव करते हैं, जो नहीं करता वो उनकी मर्जी है। मतलब हम किसी को बाध्य नहीं करना चाहते कि कोई इस पे बिलीव करे। बट यस, हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो किसी भी चीज़ में ट्रैप होती है। पानी तक मेमोरी स्टोर करता है। तो हम किसी दिन इसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन जो स्क्रैप है, उस स्क्रैप में कई तरह की जगह से वो रिसोर्स इकट्ठा हुआ है, तो उसमें एनर्जी की मिक्सिंग होती है। तो हम एक तो ये भी एक रीज़न है कि हम उसको अवॉइड करते हैं। सेकंड जो रीज़न है, जो मैकेनिकल, जो एक प्रॉपर प्रैक्टिकल रीज़न है, वो ये है, जब स्क्रैप मिक्स होता है तो उसमें कई तरह की प्योरिटी वाला माल है। हो सकता है उसमें एकदम प्योर पीतल भी हो, पॉसिबल है। एक बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का पीतल भी उसमें हो, और एक बीची क्वालिटी का भी हो। तो जब वो मिक्सिंग होगी तो वो सारा का सारा मटेरियल की जो प्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि जी इसमें ये प्योर है कि नहीं है, तो एक तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हमने उसकी जो क्वालिटी है वो मतलब डिमोलिश कर दी या डिस्ट्रॉय कर दी। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चल सकता है, आप अपने शहर में जहाँ पे भी बहुत सारे गोल्ड स्मिथ बैठे होते हैं, वहाँ पे कुछ टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, जो लोग टंच चेक करते हैं। जितने भी गोल्ड स्मिथ होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझते होंगे। जब आप जाएंगे, इवन आप रिलायंस ज्वेल्स में भी जा सकते हैं, बहुत सारे बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास भी टेस्टिंग की मशीन्स होती हैं। आप जा सकते हैं उनके पास कि ये प्रोडक्ट है, मैं ये लेके आया हूँ, और ये प्रोडक्ट में मुझे जानना है कि ये कैसा, मतलब इसका कंपोजिशन क्या है। अगर आप सिल्वर गोल्ड भी लाते हो तो उसमें भी मिक्सिंग का पता चल सकता है। वो कितना एक्यूरेट है उस पर बाद में बात करेंगे, बट येस, काफ़ी हद तक आपको उसके बारे में आइडिया आ सकता है। तो आपने उसमें जो वेरिएशन जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलता है। तो अगर मेटल प्योर नहीं है तो ये चैलेंज आ गया। दूसरा एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जब हम यंत्र को बनाते हैं, जैसे मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ, जैसे ये 3D प्रिंट हुआ हुआ मॉडल है, आप देख रहे होंगे कि ये यंत्र में इस तरफ अगर आप देखोगे बहुत शार्प एजेस हैं। तो कॉर्नर्स तक में भी मटेरियल अगर नहीं, अगर मेटल प्योर प्योर होगा तो वो सॉफ्ट होता है। एक क्वालिटी और होती है प्योर मेटल की, जितना मेटल प्योर होगा, जैसे 24 कैरेट का गोल्ड है, एकदम सॉफ्ट होगा, आप उसको बहुत इजीली उसको मोड़ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत मोटाई हो तो मुश्किल हो, लेकिन यस, उसको इजीली आप मोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही उसमें कॉपर या अन्य धातु मिलाए जाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बने। आपने देखा होगा 24 कैरेट गोल्ड में कोई भी गहने जनरली नहीं बनते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है तो बनेंगे नहीं। तो इसलिए उसमें मिक्सिंग की जाती है कॉपर की, या ज़रूरत पड़ने पे कुछ और की, ताकि उसमें स्ट्रेंथ बने और उसके गहने बने तो वो एकदम मुड़े नहीं। तो ये रीज़न की वजह से उसको हम ऐसा किया जाता है। तो प्योर मेटल की जब हम बात करेंगे, प्योर मेटल सॉफ्ट होगा, तो सॉफ्ट मेटल का क्या फ़ायदा है, जब हम उसकी ढलाई करेंगे, कास्टिंग करेंगे, ढलाई को हम कास्टिंग कह सकते हैं। कास्टिंग में होता क्या है, एक हमने मोल्टन स्टेट में मेटल को लिया है, उसको हम एक सांचे में डाल रहे हैं। तो जो सांचे में डालेंगे तो सांचे सांचे में आप हाथ से हर जगह पे मटेरियल को नहीं पहुंचा रहे हो। आप क्या करोगे, मतलब आप मेटल को डाल दोगे, तो जब मेटल सॉफ्ट होगा तो वो हर कोने तक पहुंचेगा। ये मैं टेक्निकल बात अंदर की बता रहा हूँ, क्योंकि हम बड़े ट्रांसपेरेंसी से ही काम करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले, है ना। क्योंकि ये जो जानकारी है हमारी नहीं है, ये हमारे ऋषियों ने, हम धन्य करते हैं इस बात को कि हम भारतवर्ष में हम पैदा हुए हैं, और हमारे रिसर्च करने में मास्टर रहे हैं हमारे ऋषि। जो ऋषि हैं उनका नाम ऋषि भी इसीलिए क्योंकि वो रिसर्च करते थे। वो हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, या जो हमारा पुरातन विज्ञान है, जो सनातन का विज्ञान है, वो आज के विज्ञान से कई गुना मतलब आगे था। ये बात कि हमें हज़ारों परिमाण मिलते रहते हैं, ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते रहते हैं, जिस और आपको भी मिलते होंगे। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें बताते रहते हैं ताकि आपको भी चीज़ें पता चले। तो ये जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या देना ये हमारा कोई इतना कंसर्न नहीं है, ये आप लोग जो कनेक्ट करते हैं वो आप जानते भी हैं। तो जब प्योर मेटल होगा तो क्या होगा कि वो हर जगह तक पहुंचेगा। तो जब शेप बन के आएगी यंत्र की, वो कंपैरेटिवली बेटर होगी। अगर वो प्योर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, मैं आपको अगली वीडियो में कुछ
प्रॉपर मेटल से बने हुए यंत्र, जो प्योर मेटल से बने वो यंत्र, और जो विदाउट प्योर मेटल से बने हैं, उन दोनों का एक कंपैरिजन दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया आएगा कि दोनों में क्या फ़र्क आता है। तो वो जो प्योर नहीं होंगे वो इन कोनों तक नहीं पहुंच पाते प्रॉपर तरीके से। दो एजेस भी खराब हो गए, एक एजेस भी खराब हो गया, दो तीन एजेस भी खराब हो गए, पांच एजेस भी खराब हो गए, तो यंत्र हमारे लिए तो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम सिंगल पीस में यंत्र बना रहे हैं। तो अगर ये लेयर खराब है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको हम ठीक कर सकें। कमाल की बात यह है, वो कुछ लोग कहेंगे वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग करके घिस दो पता नहीं चलेगा। तो कमाल की बात यह है, कॉपर में वेल्डिंग का भी उस तरह का प्रावधान नहीं है। आसानी से कॉपर में वेल्डिंग भी नहीं होती, और होती है तो उसके बहुत अलग चैलेंजेस हैं, तो वो पता चलता है। तो कॉपर में वेल्डिंग भी नहीं होती, तो वो यंत्र जो है खराब हो गया। तो आप दूसरी बार बनाओ, तीसरी बार बनाओ, आपको वो प्रोसेस कई बार रिपीट करना जब तक आपका यंत्र सही ना हो। तो पहली बात तो आपको प्योर मेटल लेना हम मजबूरी हो गया, प्योर मेटल लेना मजबूरी हो गया कि आप प्योर मेटल लेंगे। क्योंकि अगर आपको सही शेप चाहिए तो आपको सबसे पहले तो रॉ मटेरियल ठीक करना पड़ेगा। विदाउट रॉ मटेरियल ठीक करें तो आप उसकी बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमने प्योर मेटल की बात करी है। तो इसीलिए यंत्र का जो विज्ञान है वो बताया गया है कि प्योर मेटल से बनाना है, क्योंकि प्योर मेटल का एक और भी कारण है बनाने का। एक कारण तो ये है कि उसकी मेकिंग में वो अच्छा बनने के चांसेस हैं, नंबर वन। दूसरा क्या है, जब हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी की, प्योर मेटल अवेलेबल बहुत लिमिटेड होता है, कारण उसका एंड यूज़ कम जगह पे होता है। जैसे एक प्योर मेटल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मतलब एक बेनिफिट है, फीचर उसका ये भी है कि प्योर मेटल में जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे हम करंट की बात करें या हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो मेरी बात से कोरिलेट करेंगे। जैसे आप खाना बनाते समय, सभी के लिए मैं बता देता हूँ, हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे हाथ में एक चमचा है, जो आप जो भी उसको बोलते हो, एक चमचा है, तो वो मेटल का है। तो क्योंकि वो कढ़ाई के अंदर है तो वहाँ से वो हीट हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके हैंडल में भी गर्माहट होती है। वो ना हो इसके लिए हम उसके ऊपर प्लास्टिक या कोई भी इंसुलेटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो गर्म ना हो, तो हीट ट्रांसफ़र उसके अंदर हो रही है। जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र भी होती है। अगर आप उसको किसी करंट वाली चीज़ से छू देंगे, ऐसा करना नहीं है, डोंट ट्राई दिस एट होम ऑल्सो, या कहीं भी ट्राई मत करना, कभी आप ट्रायल करने के लिए करें, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पता है कि अगर वो मेटल का है तो उसमें कंडक्टिविटी होगी, तो करंट यहाँ से यहाँ भी लगेगा। तो जब आप कंडक्शन की बात करेंगे, एक पैरामीटर है कंडक्टिविटी का। ऐसा नहीं है कि लोहे को छुओगे तो भी ऐसा ही है, चांदी को छुओगे, सोने को छुओगे, ऐसा नहीं है। हर मेटल की अपनी एक कंडक्टिविटी है। किसी में करंट तेज फ्लो करता है, किसी में स्लो, किसी में बहुत फास्ट। उस तरह से उनके कंडक्टिविटी के बेसिस पे उनको हम चुनाव करते हैं। तो जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल जो आप सब लोगों के घरों में है, फैन। फैन आपको दो तरह से मार्केट में मिलेंगे, एक बहुत कम रेट में मिल जाएंगे, एक थोड़ा सा रेट ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार महंगा क्यों लेना, सस्ता लेना है। तो उनमें जो बेसिक फ़र्क होता है, जो कॉपर, जो मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, जो कॉइल यूज़ की जाती है, वो कॉइलिंग जो होती है, जो वायरिंग होती है, वो एक एल्यूमिनियम से होती है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, जो कि आपके प्रोडक्ट टेबल में 13 नंबर पे आता है, जो कि कम कॉस्ट का होता है। एक की वाइंडिंग कॉपर की होती है जो कि 29 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। जो कंडक्टिविटी है कॉपर की हाई है मगर कॉपर कॉस्टली है, और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी लो है मगर वो कम कॉस्ट का है। तो जो अगर उन लोगों को टारगेट करना है कि मुझे कम कॉस्ट के यंत्र जो है फैन बनाने हैं, तो वो एल्यूमिनियम वायरिंग करेंगे। और जो चाहेंगे कि नहीं मुझे तो भाई महंगा बेचना है बट मुझे क्वालिटी देनी है, मुझे कस्टमर रिपीट चाहिए, बार बार मेरे पास आए, तो वो कॉपर वाइंडिंग का यूज़ करेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से ही मेटल का सिलेक्शन होता है। तो जो वो प्योरिटी यूज़ करते हैं कॉपर की, वो बहुत हाई प्योरिटी वाला कॉपर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि उनको कंडक्टिविटी चाहिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। अगर वही सही नहीं होगा तो उनका पर्पज़ मीट नहीं होगा। तो वो लोग टॉप ग्रेड का कॉपर यूज़ करते हैं, तो उनका पर्पज़ है वैसा। हम भी वही ग्रेड का कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है ऐसे एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी ट्रांसमिशन के हिसाब से ही यंत्रांश को बनाया गया था। तो इसीलिए हम भी प्योर मेटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो उसकी मेल्ट, उसका जो मैंने कास्टिंग बताया वो ईजी हो सके, नंबर वन। नंबर टू, हम इसे एनर्जी के लिए बना रहे हैं। अगर ये एनर्जी, अब ये एक प्लास्टिक जैसे जैसे बने हुए एक आइटम का है, तो शेप तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें कंडक्टिविटी शून्य है। तो आप इसका जो है उस तरह से लाभ नहीं ले सकते जो कि आप एक मेटल के बने यंत्र से ले सकेंगे। तो इसीलिए भी एक रीज़न है कि प्योर मेटल को यूज़ किया जाता है।
अब आप सोचेंगे कि मैं बात तो अष्ट धातु की कर रहा था, कहाँ मैं मेटल, स्क्रैप और ये सब पे आ गया हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो पहले प्योरिटी की बात करी, प्योर मेटल की बात करी, तो प्योर मेटल भी लेना बड़ा चैलेंज है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। एक कंपनी है इंडिया में, वो काम करती है, उसकी कॉपर की बॉटल्स वगैरह आती है। तो उन्होंने, साउथ की कंपनी है वो, तो उन्होंने एक समय सोचा कि हम लोग ना कॉपर की बॉटल को, कॉपर के जग को, कॉपर के जो किचन वेयर हैं या रेगुलर वेयर, जो रेगुलर वेयर हैं, प्रोडक्ट हैं, हम उनको बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनाते हैं। तो कॉपर की बॉटल्स बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि ये करना है मुझे। तो जब उन्होंने बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा प्योर मुझे कॉपर चाहिए। तो कॉपर तो ईजिली अवेलेबल मेटल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा मेहनत से मिलता है बट मिल जाए। तो जब उन्होंने एक ग्रेड सोचा हुआ था कि मुझे इस ग्रेड का कॉपर चाहिए, तो आप बिलीव करें, उन्हें पूरे हिंदुस्तान में वो कॉपर नहीं मिला। पूरे इंडिया में उन्हें वो प्योर कॉपर ग्रेड नहीं मिला। तो आपको क्या बताएं कि हमें कॉपर कैसे इकट्ठा करना पड़ता है कभी किसी से विशेष चर्चा होगी तो इस बारे में हम वीडियो भी डालेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड रूप से चलती हैं बहुत सारी, तो वो आपको मेटल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स आई कॉपर मिलने में। तो बाद में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कॉपर उस तरह से डेवलप करा एक समय के बाद। आज वो बहुत अच्छा लीडिंग ब्रांड है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो कॉपर इस तरह से भी अवेलेबल नहीं है। आप सोचो कि कहने को तो हर जगह पे मिल रहा है, बट आप एक प्योरिटी वाले ग्रेड पे जाओगे तो आपको कठिनाई आएगी। सेम बात चांदी की है। चांदी में भी आप कहोगे चांदी तो बड़े आराम से मिल जाती है। कमाल की बात यह है, आप जब चांदी का सिक्का लेने जाएंगे मार्केट में, तो दो तरह के लोग चांदी के सिक्के देते हैं। एक पे लिखा होता है 999, 3 बार 9, और एक्चुअल में वो होता है प्योरिटी में 9 को अगर आप उल्टा कर दो तो वो 6 जैसा दिखता है। तो वो होता है एक्चुअल में 666, या कई बार उतना भी नहीं होता है। मेरे पास ऐसे हज़ारों किस्से हैं कि मतलब मेरे खुद के भी हैं पर्सनल किस्से। तो उनमें भी जो चांदी है वो प्योर ही नहीं है ना, उस पर लिखा 999 है। तो अब आदमी तो भरोसा करता है अपने आस पड़ोस के ज्वेलर पे। अब कमाल की बात यह है, जो ज्वेलर पे हम भरोसा कर रहे हैं वो ज्वेलर भी उन सिक्कों को नहीं बनाते हैं। आजकल जो चांदी सोना है उसको प्योरिटी से लेना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि जो ज्वेलरी में बिजनेस में भी हैं लोग, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आज की डेट में कोई भी खुद से कोई चीज़ नहीं बनाता है। वो क्या करेंगे, एक होलसेलर से सामान लेके आएंगे और उसको बेचेंगे। अब दो चीज़ें हैं, या तो उनको पता है कि वो क्या लेके आ रहे हैं क्योंकि बिल तो कटता है, लेकिन आने के बाद वो जो चीज़ दे रहे हैं वो क्या प्योरिटी की है, उसमें एक चैलेंजेस है। और जो जो चीज़ मास प्रोडक्शन हो रही है, जैसे पैरों की पायल है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मास प्रोडक्शन होती है, उनमें तो हमेशा लो ग्रेड के मेटल का ही प्रयोग करते हैं लोग, क्योंकि उसमें हॉल मार्क भी वगैरह नहीं होता। तो वो चीज़ें तो विदाउट हॉल मार्क ही बिक जाती हैं। जैसे ग्लास है, हॉल मार्क है ही नहीं, आपने कहा ठीक है इतनी प्योरिटी का है, इतने रुपए का है, ठीक है सर दे दो साहब। तो आपने भी चैलेंज नहीं करा, आपने कहा चम्मच ही तो लेनी है, 2000, 1500, 2000, 3000 की चम्मच है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक हो गया। बट वो प्योरिटी वाली चीज़ आपको मार्केट में ढूंढने से नहीं मिलती है। तो आप सिक्का भी लेने जाओगे तो सबसे टॉप ग्रेड का जो इस समय मार्केट में आपको सिक्का मिलेगा वो आता है MMTC का। आप किसी ग्रेड, किसी भी अच्छे सुनार से पूछोगे तो उसमें मिलेगा। लोकल सुनार ज़्यादा रखते नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्विट्जरलैंड से आई हुई चांदी है, प्योरिटी हॉलमार्क एकदम टॉप ग्रेड का है। अब उसको लेकर के मार्जिन नहीं है बेचने में। अब मार्जिन नहीं है तो क्यों बेचेगा आदमी, लेकिन वो प्योरिटी वाली टॉप चीज़ है। तो आदमी को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो प्रॉफिट के लिए वो एक सेकेंडरी ऑप्शन पे जाते हैं कि कम प्योरिटी है, किसी को क्या पता चल रहा है। आजकल ईमान सस्ते में बिक जाता है। तो ये भी तो, चांदी तक भी प्योर मिलना एक चैलेंज है। हो सकता है जो पायल आप लोगों ने ली हो 5 साल पहले, आप उसको चेक कराओगे तो उसमें बहुत सारे में आप कहोगे इसमें तो 50% प्योरिटी भी नहीं है, या 50 ही है या 60 ही है, जबकि पैसे आपने पूरे के दिए हैं। तो कहने को सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप प्योरिटी पे जाओगे तो आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। ये बात बहुत लंबी है, एक एक चीज़ पे बात करूंगा तो बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ, है ना। तो प्योर मेटल लेना बड़ा चैलेंज है। तो जब हम प्योर मेटल ही नहीं ले पा रहे हैं, जब हम प्योर कॉपर ही लेना में मुश्किल आ रही है, तो अष्ट धातु की तो मतलब ये तो सोचने का विषय है कि अष्ट धातु कहाँ से फिर वो मतलब प्योर होगा। मैं कहूँ कि मैंने कॉपर डाला, तो मेरा सवाल ये कि क्या कॉपर आपने डाला, क्या कॉपर के साथ आपने कुछ और तो नहीं डाल दिया? क्योंकि उसमें
आपको कैसे पता कि इसमें कितना परसेंट कॉपर है? क्या आपने कोई आपके पास इस बात का कोई क्वालिटी कंट्रोल है? तो ये भी अपने आप में सवाल है। ठीक है, मैं इस सवाल को आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करना कि इसका क्या जवाब है। ठीक है, अब बात आती है अष्ट धातु की। अब पहले हम ये समझते हैं कि अष्ट धातु क्या चीज़ क्या है और क्या होनी चाहिए, है ना। पहली बात, अष्ट धातु वो नहीं है कि आपने थोड़ा सोना लिया, थोड़ा चांदी लिया, थोड़ा कॉपर लिया, थोड़ा ऐसे लिया वैसे लिया और आपने उसको बना दिया। एक्चुअल में ये अष्ट धातु प्रमाणित रूप से तो नहीं है। हाँ, आप कहोगे नहीं नहीं 8 धातुएं मिलकर बनी है। देखो, मैं कोई भी बात आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूँ। हम कोशिश करते हैं कि हम कोई चीज़ हमें पढ़ी हुई मिल जाए, उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात आपसे करें तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो अष्ट धातु का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, एक लिखा हुआ है कि अष्ट धातु क्या चीज़ है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही मैं आपको ऐसी कुछ पुस्तकें भी दिखा सकूं जहाँ पे 8 धातुओं का वर्णन है, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अष्ट धातु में 8 धातुओं का समावेश है। अब कमाल की बात क्या है कि 8 धातुएं जो हैं, चाहे मैं उन धातुओं को 3-4 धातुओं को लिखता भी हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए। मैंने कुछ धातु ली। पहला धातु मैंने लिया गोल्ड, यानी कि ऑरिक, 79 एटॉमिक नंबर आपकी पीरियोडिक टेबल में। मैंने लिया एजी यानी कि 47, यानी कि सिल्वर। कॉपर मैंने ले लिया 29, ठीक हो गया। एल्यूमिनियम ले लिया मैंने 13 नंबर। ये एटॉमिक नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पीरियोडिक टेबल में जो हमने बचपन में साइंस में 10वीं क्लास में 10th में हमने आवर्त सारणी पढ़ी है, मेंडलीव के द्वारा बनी हुई है ना, वो हमने जो पढ़ी है उसमें ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और कोई मुझे याद एकदम से नहीं आ रहा। लेड ले लेते हैं, लेड का मुझे भी याद भी नहीं आ रहा कितना है, शायद 80 नहीं। हम इसमें ले लेते हैं एच जी यानी कि मरकरी, 80 नंबर। बहुत सारे लोग अष्ट धातु में मरकरी की बात ही नहीं करेंगे, और कमाल की बात है मरकरी सबसे इम्पोर्टेंट धातु है उसमें। मरकरी को सॉलिड बनाना आप समझ सकते हैं वो क्या विज्ञान है, वो कितना मतलब कितना वो मतलब अपने आप में गूढ़ विज्ञान है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आप समझ सकते हो कि वो पारद अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो अष्ट धातु में पारद भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब मरकरी इज़ अ फिक्स मेटल, मतलब होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी फिर मतलब फिर पर्पस मीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने इनमें मैंने 3-4 धातुओं के नाम लिखे हैं। अब हमने इनको समझते हैं। हमने साइंस में पढ़ा है कि हर मेटल का जो है अपना एक एटॉमिक नंबर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके उसके एटम्स हैं। हर किसी के एटम का एक पैकिंग है। सपोज मैंने कहा कि एक मेटल है, उसके पैकिंग क्लोज पैकिंग है। मैं बहुत साइंस बहुत मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट आप ये समझ सकते हैं हर मेटल का अपना एक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। किसी के मॉलिक्यूल छोटे बड़े हो सकते हैं, वेरिएशंस पॉसिबल है। तो जब आप दो ऐसी चीज़ों को मिक्स करोगे जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो उनकी जो मिक्सिंग होगी वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सिंग कह सकते हैं। दो धातुएं जब अलग अलग गुणधर्म वाली, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाली आपस में मिलाई जाएंगी, तो उनकी जो मिक्सिंग होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, असमान उनका मिश्रण बनेगा, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक बनेगा। तो क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है, तो जब आप उसके अंदर करंट की, हीट की ट्रांजैक्शंस करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, हीट ट्रांसफ़र करोगे, तो वो एक जैसी नहीं होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। क्योंकि किसी मेटल की कंडक्टिविटी हाई है, कॉपर अगर आपने मिलाया तो वो बहुत तेज उसमें करंट भाग रहा है, जबकि एल्यूमिनियम में स्लो भाग रहा है। तो कहीं तेज कहीं धीरे कहीं कुछ। तो आपका जो यंत्र का जो फॉर्मेशन है एनर्जी का, अगर आप उस एनर्जी की फॉर्मेशन को समझते हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो उस फॉर्मेशन में डिस्टरबेंस, मतलब वो मेटल में ही आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, तो उसका कोई आर्टिकल अगर आप बनाओगे तो उसकी एनर्जी भी तो डिस्टर्ब होगी या नहीं। ये मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो फिर अष्ट धातु का क्या मतलब है? तो अष्ट धातु का एक मतलब है, हम भी अभी उसके आसपास नहीं पहुंचे, बस खाली थियोरेटिकल बात कर रहे हैं अभी। अष्ट धातु बनाने का एक तरीका पहले हुआ करता था। वो तरीका क्या था उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, हर मेटल का एक अलग मेल्टिंग पॉइंट है, एक अलग बॉइलिंग पॉइंट है। एक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं काम करता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपसे इस बारे में बात करता हूँ कि अष्ट धातु को एक्चुअल में बनाया कैसे जा सकता था। थियोरिटिकली जो हमने उसके बारे में जाना है, प्रैक्टिकली करने के हमने नहीं देखा क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो हम वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलते हैं। ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
राधे राधे।